सो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड में इसका जो टाइटल है वो है द लिविंग वर्ल्ड। आपको पता है लिविंग, क्योंकि हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी का मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी आप किस चीज के बेसिस पर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग। तो आपने पढ़ा होगा ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका साइज है, वेट है, लेंथ है, हाइट है, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके बेसिस पर आप पता लगाते हो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है ग्रोथ। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। हम कैसे डिफाइन करेंगे ग्रोथ को? बेसिकली ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो कि रिवर्स यानी कि वापस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपकी एनसीईआरटी में दो चीजें मेंशन है ग्रोथ को लेकर। तो उसमें लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या फिर मास। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं ग्रोथ को एज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस that includes increase in height and increase in number of cells या फिर mass। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रोथ है। अगर मैं कोई एक्सेप्शन के बारे में बात करूं या फिर किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करूं जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ अगर सिर्फ ग्रोथ को मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानूंगी तो मेरा आंसर गलत भी हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा? चलो एक एग्जाम्पल ले रहे हम, स्नो माउंटेन्स, ठीक है। मैंने तो बोला भैया ग्रोथ कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जब भी हम स्नो माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्नो माउंटेन, बर्फ के पर्वत पहाड़। तो भाई आज का टेम्परेचर अगर 42 डिग्री सेल्सियस है और कल अगर टेम्परेचर हो सकता है कि 50 हो जाए, 55 हो जाए, तो अगर कल का टेम्परेचर 52 या 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जरूरी है कि आज स्नो माउंटेन की जितनी हाइट है कल भी उतनी ही रहे? नहीं, क्योंकि वो बर्फ से बनी है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रोथ तो इरिवर्सिबल प्रोसेस था जो रिवर्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आज किसी व्यक्ति की हाइट 5'2" है, ठीक है, तो क्या कल वो वापस 5 हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ कैसा था? इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ तो रिवर्स हो गई। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रिवर्स हो रही है तो स्नो माउंटेन को हम एक एक्सेप्शन की तरह लेते हैं। तो स्नो माउंटेन क्या है? इट इज एन एक्सेप्शन टू द इरिवर्सिबल ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है उसकी एक एक्सेप्शन में हम स्नो माउंटेन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक में हमने सबसे पहला जो फीचर पढ़ा था वो क्या था? ग्रोथ। अब अगर मैं बात करूं कि जो ग्रोथ है वो अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल का मतलब क्या है कि जब भी ऑर्गेनिजम्स या किसी भी चीज की जो ग्रोथ है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स या वेट वगैरह, सॉरी वेट नहीं मास, तो नंबर ऑफ सेल्स वगैरह इंक्रीज होते तो वो इंटरनली तो ग्रोथ हुई। ठीक है, तो जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विदिन मतलब अंदर से जब भी कोई न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, बहुत सारे नए सेल्स बनते जा रहे हैं, तो इस तरीके की ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे तो इसमें जैसे कि मैंने बताया स्नो माउंटेन हो गई, तो उसमें क्या होता है? बर्फ बार बार आके कलेक्ट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है जो भी माउंटेन है उसके सरफेस पर, राइट। तो यहाँ पर वो जो ग्रोथ कर रहे हैं वो क्या है? स्नो माउंटेन एक एग्जाम्पल है किसका? एक्सटर्नल ग्रोथ का। समझ में आ रहा है? तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं उनके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो जो सबसे पहला फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा है वो है ग्रोथ, राइट। अब एक वर्ड आपको इसमें मिलेगा इन वीवो और इन विट्रो।
वैसे ये वर्ड ज्यादातर देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। तो विवो का मतलब अंदर है, इनसाइड, और विट्रो का मतलब बाहर है, यानी कि आउटसाइड। तो अगर कोई भी रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो इन विवो होगा, लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होगा तो वो इन विट्रो होगा। ठीक है, चलिए। तो ग्रोथ के बाद हमारा जो आज का सेकेंड फैक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, वो है रिप्रोडक्शन। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। चलिए, तो क्या है रिप्रोडक्शन। जनरली सभी 9, 10 सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को रिप्रोडक्शन पता होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बेसिक लेवल पे पढ़ चुके हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, बच्चे डिफाइन करने में, डेफिनेशन में गलती कर जाते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है उसको डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि अपने पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, राइट। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स या फिर फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ से मेरा मतलब है कि जिस तरीके के पेरेंट्स थे उसी तरीके के ही न्यू ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करते हैं बाय रिप्रोड्यूसिंग। तो सिमिलर टू इटसेल्फ, तो ये एक बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। तो हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर ग्रोथ और दूसरा फैक्टर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ जो रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं ऐसा भी तो करते हैं कि जो बच्चे बर्थ ले रहे हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, वो 100% पेरेंट्स से ना मिले। ह्यूमन बीइंग की केस में ऐसे ही तो होता है कि क्या हम अपने फादर से या अपनी मदर से 100% सिमिलर होते हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो दो तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर हम दो टाइप्स लिख रहे हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए जनरली जो वर्ड है ए, उसका मतलब एब्सेंट होता है, यानी कि विदाउट या डिवॉइड ऑफ, राइट। तो यहाँ पर ये जो एसेक्सुअल वर्ड है और ये जो सेक्सुअल वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे से इसलिए डिफर है क्योंकि ये जो सेक्सुअल है यहाँ पर सेक्स यानी कि दो डिफरेंट, दो ऑपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है, वो चीज एब्सेंट होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट, और वो दोनों ही इंडिविजुअल्स अलग अलग सेक्स के होंगे, मतलब ऑपोजिट सेक्स के होंगे। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, राइट। तो जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, एक मेल होंगे तो दूसरे फीमेल, whereas in asexual reproduction only single parent is involved। अब क्या होगा, मेल और फीमेल जब दोनों ही इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है तो वो दोनों ही अपने अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ व्हाट आर गैमेट्स, जैसे कि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है वो आगे चल के रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जो यूनिट्स है, उस यूनिट को हम गैमेट कहते हैं। तो गैमेट क्या करेगा, हेल्प करेगा एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में, और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अपने अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। जब वो दोनों ही गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज करना। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो एक डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये डिप्लॉयड वर्ड जो मैंने यहाँ पर यूज किया उसका मतलब क्या है, देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैं जनरली ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ,
सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर हर एक सेल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी कि जीन्स को कैरी करेगा फ्रॉम वन पेरेंट टू मतलब एक पेरेंट से उनके नेक्स्ट जनरेशन तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो n नंबर है तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो 2n नंबर है ये डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल में। तो ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स में 46 होते तो वो दोनों आपस में फ्यूज करते, 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते, क्या वो एक नॉर्मल ह्यूमन बनता? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तरीके की डिवीजन करने की जरूरत है उनके गैमेट्स की फॉर्मेशन के समय। तो जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो उस समय उनके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो ये मेल के गैमेट में क्रोमोसोम नंबर होंगे और ये फीमेल के गैमेट में क्रोमोसोम नंबर। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो फिर एक डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होगी जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जो जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो फर्टिलाइजेशन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होगा। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, वो भी डिटेल, राइट। चलिए, तो सबसे पहला ग्रोथ हमने पढ़ा और सेकंड फीचर हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, एज आई टोल्ड यू सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही इंडिविजुअल इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन, देखिए बाय का मतलब टू है, बाय का मतलब टू है, फिजन का मतलब है ब्रेकडाउन। तो जब भी कोई एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा और दो इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करेगा तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट का एग्जांपल हम ले रहे हैं अमीबा। अमीबा एक सिंगल पेरेंट है। आपको पता है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब क्या है, यूनिसेल्युलर का मतलब है सिंगल सेल, यूकैरियोट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन का प्रोसेस शुरू होगा। जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले अमीबा के न्यूक्लियस की डिवीजन का प्रोसेस शुरू। अब जैसे ही इसके न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे, जो साइटोप्लाज्म है उसके डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, जो साइटोकाइनेसिस है वो टर्म आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, जिसके रिजल्ट में हमारे पास दो डॉटर सेल्स आए हैं और ये दोनों ही डॉटर सेल्स पेरेंट से सिमिलर, पेरेंट से आइडेंटिकल है या मिलते जुलते, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स एक वर्ड है जिसका मतलब है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, राइट। तो क्लोन्स का मतलब मैं यहां पर लिख रही हूं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। तो यहां पर हमने क्लोन्स के बारे में पढ़ा जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में ही बनेंगे। तो जो क्लोन्स होते हैं दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, सिंगल ही पेरेंट था तो भाई कोई चेंजेस तो आई ही नहीं है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस का मतलब है चेंजेस आना, और वो वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि दो गैमेट्स वहां पर इन्वॉल्व थे, एक मेल और एक फीमेल, तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा जब दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर सिंगल ही पेरेंट है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, तो बच्चों जैसे ही हमने पढ़ा था कि बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब ब्रेकडाउन है, बिल्कुल वैसे ही
मल्टीपल का मतलब मैनी और फिजन का मतलब तो है ही ब्रेक डाउन, ये तो हमने पहले पढ़ लिया क्यों भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल फिजन। जब भी कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, तो इस तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मल्टीपल फिजन कहा जाता है, राइट। तो जैसे बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल अमीबा, हमने यहाँ पर बाइनरी फिजन का एक एग्जाम्पल पढ़ा था अमीबा, बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल फिजन का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन में अमीबा और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहे थे, मल्टीपल फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड करेंगे। अब हम थर्ड यहाँ पर देखते हैं पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है मेडिकल में भी और आप लोगों से भी कि बेस्ट एग्जांपल बताइए रीजनरेशन का। तो जब भी रीजनरेशन के बेस्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं तो वो होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपने पढ़ा होगा, एक प्लेटीहेल्मिन्थ है यानी कि फ्लैट वर्म। तो जो प्लेनेरिया है वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, रीजनरेशन का। अब रीजनरेशन का मतलब क्या है, री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब है बनना, है ना। तो जब भी प्लेनेरिया, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, लेट्स से ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली प्लेनेरिया की बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स में, कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, तो जैसे ये प्लेनेरिया था और ये इस तरीके से 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गई, तो इसका सबसे पहला पार्ट हमारे पास ये रहा, इसका सेकेंड पार्ट इस तरीके से और थर्ड पार्ट इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लेनेरिया के जितने भी हिस्से बने थे, जितने भी पार्ट बने थे, अब यहाँ पर 3 पार्ट्स बने थे, ये इसका सबसे पहला पार्ट था, तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो फिर से ग्रो कर जाएगा। तो रीजनरेशन का मतलब ही होता है रीग्रोथ, दोबारा से बनना। तो इसके केस में क्या हो रहा था, एक पूरा का पूरा न्यू प्लेनेरिया फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक प्लेनेरिया जब एक्सीडेंटली कट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो सभी पार्ट एक नए नए प्लेनेरिया के अंदर डिवाइड यानी कि डेवलप कर जाते हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा, 3 प्लेनेरिया की फॉर्मेशन हो गई है सिंगल ऑर्गेनिज्म से, राइट। तो क्योंकि इसमें बॉडी के पार्ट्स दोबारा से ग्रो कर गए थे, इसीलिए इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट यानी कि रीजनरेशन के बाद जो अगला पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आप बडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो 4th पार्ट हम ले सकते हैं इसके अंदर वो बडिंग हो सकता है। 4th पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर बडिंग। तो बेसिकली बडिंग में है क्या, इसका मतलब क्या है, बर्ड्स का एक वर्ड है बर्ड्स, आपने इसका मतलब समझा होगा कि जब भी किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पर एक आउटग्रोथ आ जाती है, एक कोई भी स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है, उसका एक सिंपल एग्जांपल हम अपनी नॉर्मल लाइफ से ले सकते हैं। जब भी कोई पिंपल या कोई भी दाना हमारी बॉडी के सरफेस पर आता है तो वो हमारी बॉडी की सेल्स की आउटग्रोथ है, राइट। तो यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल में यीस्ट और हाइड्रा, इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लिख रहे हैं यीस्ट और दूसरा हाइड्रा। तो ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बडिंग की मदद से ही या फिर बडिंग के प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इन दोनों में ही बड की जो फॉर्मेशन है वो थोड़े अलग तरीके से होती है। अगर यीस्ट के बारे में बात करूं तो उसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, जबकि एक हाइड्रा का एक सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना के आपको दिखाऊं तो अगर ये पेरेंट हाइड्रा है तो उसकी बॉडी के सरफेस पर इनिशियली एक बर्ड ग्रो करती है। जैसे ही वो बर्ड थोड़ी थोड़ी डेवलप होती रहेगी तो वो बिल्कुल पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे ही दिखना शुरू करेगी, राइट। और जैसे ही वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है सो इट गेट्स डी अटैच्ड, यानी कि वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेपरेट हो जाती है और एक न्यू हाइड्रा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पेरेंट हाइड्रा था और ये डॉटर हाइड्रा, दीज आर मोर और लेस सेम, काफी ज्यादा सिमिलर है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो यही जो डायग्राम है देखिए रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो पेरेंट हाइड्रा था ये पेरेंट हाइड्रा है और ये जो नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन एंड बडिंग के बारे में पढ़ा। एक और टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसको आपने स्टडी किया था, विच इज रीजनरेशन के साथ ही हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, जो 5th टाइप है ना, हम वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 5th इज फ्रेगमेंटेशन। तो हम यहाँ पर 5th पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन।
जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और वो जितनी भी फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंशिएट कर जाती हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो जब फ्रेगमेंटेशन की हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, स्पायरोगाया। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का, स्पायरोगाया। तो आप देखोगे इसमें क्या होगा, अगर ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है तो भाई फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस ही क्या होगा। एक्चुअल में यहाँ पर एक्सीडेंटली वो कट हो रहा था और इस वाले केस में वो मैच्योर होने पर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जो बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो गया था वो फिर से बने। सो इट इज नॉट रीजनरेशन, यहाँ पर कोई भी पार्ट दोबारा से नहीं बन रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ था, हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल गया। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने आपको डिटेल में समझाया। ये डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है भाई, ग्रोथ पढ़ा है, रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों फीचर्स हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो मैंने बताई है। ग्रोथ की तो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहा है, जैसे कि स्नो हो गया, स्नो माउंटेन। इनफैक्ट वो तो रिवर्सिबल ग्रोथ शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आप ग्रोथ के एक्सेप्शन में ले सकते हो कि अगर कोई बहता हुआ पानी आ रहा है, ठीक है, कोई एक सॉलिड पार्टिकल, कोई पत्थर वगैरह पड़ा हुआ था, तो जब वो बहता हुआ पानी आएगा तो वो क्या करेगा, इस सॉलिड पार्टिकल के सरफेस पर कुछ और पार्टिकल्स को डिपॉजिट करेगा। अगर अभी इसकी जो हाइट है वो इतनी है, ग्रोथ इतनी है, तो उन पार्टिकल्स के डिपॉजिट होने पर उसकी ग्रोथ इतनी भी हो सकती है, राइट। तो ये तो क्या ये लिविंग है? नहीं, ये नॉन लिविंग है। स्टिल अगर इसकी ग्रोथ हो रही है, किसी सॉलिड पार्टिकल की, पत्थर की, पेबल की या रॉक की ग्रोथ हो रही है, तो वो भी एक एक्सेप्शन होता है ग्रोथ के, ठीक है। तो सिमिलरली मैं आपको रिप्रोडक्शन में भी कुछ एक्सेप्शंस बता रही हूँ। तो जैसे कि हमने बोला कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं दोनों को एज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं? नहीं, ना तो ग्रोथ को और ना ही रिप्रोडक्शन को। वो क्यों? ग्रोथ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन बता रही हूँ। आप सब लोगों ने सुना होगा म्यूल के बारे में, म्यूल यानी कि खच्चर, राइट, जो कि मंकी, सॉरी, जो डंकी और हॉर्स है, राइट, जो गधे और घोड़े के क्रॉस से बनाया हुआ एक इंडिविजुअल है म्यूल, वो स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब है कि रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसके पास नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिया, एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पर पढ़ लिया रिप्रोडक्शन में, वो है म्यूल, जो कि गधे और घोड़े यानी कि हॉर्स एंड डंकी का एक क्रॉस है। और ये जो म्यूल है वो स्टेराइल है, मतलब उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी या न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल वैसे एक एग्जांपल आपने हनी बी का भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था, है ना। हालांकि वो सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो एसेक्सुअली भी कर सकती है और वो पार्थिनोजेनेसिस भी कर सकती है, लेकिन हनी बी के ही केस में आपने एक और चीज पढ़ी थी, और वो चीज क्या थी, आपने ये देखा था कि हनी बी में कुछ फीमेल्स भी होती है जिनको वर्कर कहा जाता है, राइट। तो वो जो वर्कर है, एक्चुअली दीज वर्कर्स आर स्टेराइल। तो हनी बी के केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? वर्कर्स का। तो ये जो वर्कर्स होती हैं हनी बी के केस में क्या होती है, ये स्टेराइल होती हैं, मतलब इनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमने रिप्रोडक्शन की पढ़ ली है, एक म्यूल और दूसरा हनी बी। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि है तो लिविंग, लेकिन वो फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, थर्ड मेन फीचर है, जो कि रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के अलावा है, उसकी हम बात करते हैं। एंड द थर्ड फीचर इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है भाई, समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर देना, और अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, जो थर्ड फीचर हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? अभी मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल reactions occurring in our body, या फिर मैं बोलूंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, occurring in a living organism। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in a living organism, ठीक है।
अब जो सम टोटल है, जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो भाई वो केमिकल रिएक्शंस क्या सिर्फ और सिर्फ एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही करेंगे? नहीं, वो प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन भी तो कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पर हम बात करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना, पढ़ते हैं चलो। तो एक हो गया एनाबॉलिज्म, और दूसरा हो गया कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हमने दो टाइप्स में, यानी कि मेटाबॉलिज्म को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो क्या डिफरेंस है इसमें? जो एनाबॉलिज्म है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक न्यू सब्सटेंस की, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो कैटाबॉलिज्म है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या होगा? किसी भी एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा, किसी भी एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगी। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हो, मान लो मुझे कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई असाइनमेंट बनाना है, तो उसके लिए पहले मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, राइट। तो जब भी किसी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के बारे में बात होती है, किसी ऐसे रिएक्शन के बारे में बात हो रही है जिसमें फॉर्मेशन हो, किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे उसमें क्या होगा? एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कैटाबॉलिज्म में। अगर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेक डाउन। यहाँ पर किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है भाई। और वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज की जाती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है। अब कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का? बिल्कुल है। एनाबॉलिज्म के एग्जांपल में जिसमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है उसमें आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ सकते हो। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll क्या होगा? जब भी आपस में कंबाइन करेंगे C6H12O6 प्लस O2 की फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि CO2 और H2O के कंबाइन होने पर फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा हुआ? एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस लिखा है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखो रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो भी फूड हमने इनटेक किया था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर C6H12O6 in the presence of oxygen breaks down to produce CO2, H2O and एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही थी, ठीक है, जबकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, करेक्ट। तो एक एग्जांपल में जो यहाँ पर लिखा है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा है? रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो चलिए, तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे उसमें किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो या फिर ब्रेक डाउन, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके दो टाइप है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होगी, कैटाबॉलिज्म का मतलब है डिस्ट्रक्टिव। इनके एग्जांपल्स हमने लिए हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हम फोर्थ जो टॉपिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो फोर्थ फीचर है जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज, आप इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करोगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। मान लो कोई भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर सिंगल सेल। जब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आगे चल के देखें, जब इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, तो खाली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो नहीं रहा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जिनमें बहुत सारे सेल्स एक साथ अरेंज थे।
और जब ये सारे के सारे सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो इसी को हम टिश्यू कहते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन, और फिर ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसके रिजल्ट में एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की अरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेल्यूलर, देन मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े, फिर जब ये सारे सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यूज, और जब ये दो टिश्यूज या दो से ज्यादा टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो ये टिश्यू और ये टिश्यू दोनों आपस में जुड़े, फिर क्या बना, ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम। सही है भाई। जो फिफ्थ और जो लास्ट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक में, वो हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस। तो भाई कॉन्शियसनेस है क्या, कॉन्शियसनेस क्या है, देखो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे आप फेंट हो गए, बेहोश हो गए, आपके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है, जिस समय तक आप फेंट थे, आप बेहोश थे, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, आप अपने सेंस में नहीं थे। तो जब भी कोई पर्सन किसी भी एटमॉस्फेयर में चलने वाली चीजों के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे तो मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, वो अपने सेंस में नहीं है ना। और जब हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चीजों के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कॉन्शियस। ठीक है भाई। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मैं यहाँ पर इसकी डिफाइन लिख देती हूँ, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होगा, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही भाई। तो किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसी के दो फीचर्स आप पढ़ोगे। एक फीचर जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जैसे कि मैंने भी बताया, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, और इसका दूसरा फीचर होता है रिस्पॉन्स। एक फीचर हमने पढ़ा स्टिमुलस और दूसरा फीचर हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्स। अभी जो स्टिमुलस है यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तीन तरीके का हो सकता है, कोई भी फिजिकल फैक्टर, कोई भी केमिकल फैक्टर, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसका, लाइट। लाइट एक फिजिकल फैक्टर है ना। हम केमिकल में कोई भी, जैसे जिंजर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, बहुत बच्चों को, बहुत लोगों को इससे एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स को हम बायोलॉजिकल में लेंगे, वैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। तो पहले मैं पोलन ग्रेन लिख देती हूँ बायोलॉजिकल में, लेकिन केमिकल में आप चाहो तो विनेगर, सिरका वगैरह ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलस का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर, और उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर के लिए आपका जो तुरंत रिएक्शन आया, जो इंस्टेंट रिएक्शन आया, वो होता है रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इंस्टेंट रिएक्शन। ठीक है भाई। तो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि स्टिमुलस के लिए जो आपका रिएक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। ये क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा, मेडिकल में भी पूछा जाता है कि आपको कुछ फीचर्स दिए हुए, 4-5 फीचर्स एग्जांपल में आपको दे दिए, और पूछा गया कि इनमें से ऐसे कौन से फीचर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल फीचर नहीं माना जा सकता। तो वो मैंने पहले ही बताया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई। जो बेसिक फीचर में कंसिडर नहीं किए जाएंगे या सोली अकेले उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो होगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप बताइए इनमें से कौन सा फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। इनमें से कौन सा फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो देखते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है। सेल्फ जो वर्ड हम यहां पर बात कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में भी जागरूक होना, अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ या अवेयरनेस टू हिमसेल्फ। तो हम यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। एक घर में दो भाई, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, बड़े वाले भाई की कुटाई चल रही, खूब पिट रहा है अपने पापा से। छोटे वाला तो बड़ा तेज है, समझ गया,
अगर मैंने अपनी कॉपी वॉपी नहीं निकाली, मैं अगर पढ़ने की एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं अब उठ जाऊंगा अपने पापा से। तो वो इतना चालाक है, उसने इस चीज को सेंस कर लिया, उसने इस चीज को भाप लिया। अगर पापा मेरी तरफ आ गए या मैंने अभी पैसे मांगे या कोई शैतानी की या मैंने पढ़ाई नहीं की, तो भैया तो पिट रहे हैं, मैं भी पिट जाऊंगा। तो वो क्या डिसाइड करता है, अपनी कॉपी वॉपी निकाल के बैठ जाएगा और पढ़ने की एक्टिंग शुरू कर देगा, राइट। तो उसमें क्या थी, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस थी। भाई कॉन्शियसनेस का मतलब तो हो गया कि चींटी मुझे भी काट रही है, तुम्हें भी काट रही है, मैं भी रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तुम भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, डॉग्स भी रिस्पॉन्स करेंगे उसके लिए, तो है ना। लेकिन ये जो चालाकी बच्चे ने दिखाई कि भैया बड़ा भाई पिट रहा है तो कहीं मेरा रिमांड ना हो जाए, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, वो भी सिर्फ ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी फीचर हो गई, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमंस। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगा, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि टीचर का मूड खराब है या किसी भी पर्सन का मूड खराब है, तो आपको पता है कि यार मुझे कुछ फालतू वालतू नहीं बोलना, वरना पिट पिटा जाऊंगा मैं फालतू में। लेकिन उसी समय उसका कोई पेट डॉग है या कैट है, वो क्या भौंकना और मियाऊ करना बंद कर देंगे? नहीं, उन्हें तो मतलब है जिस चीज को उनकी जरूरत है, उनको चाहिए, वो तो लेंगे, समझ रहे हो। तो ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो इतना ज्यादा चीजों को रियलाइज कर लेते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो किसकी फीचर है, ह्यूमन बीइंग की। तो हमने इसमें पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसमें कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो लास्ट फीचर हमने पढ़ा है वो कॉन्शियसनेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।